हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपना ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने लेक्चर नंबर 152 तक देख लिया था। आज लेक्चर नंबर 153 की बात करेंगे। बेटा जहां तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेज 1 के क्वेश्चन नंबर 142 1 से लेके 42, स्टेज 4 सेक्शन ए, ये सब बातें कर चुके थे अपन, जो टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। बेटा अब अपन अपना लेक्चर नंबर 153 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन आगे के कुछ टॉपिक और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो साथ के साथ करवाता जाऊंगा। एक तो मैंने आपको बोला था बेटा कि आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें थर्मोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, अभी केवल थर्मोडायनेमिक्स है। तो एक बार आप जब क्वेश्चन करें तो ये जरूर देख लें, और यदि फिर भी आपसे दिक्कत आ रही है तो बेटा मैं आपको इसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही आपको करवा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो वीडियोस में क्वेश्चन करा रहा हूं उन चीजों का ध्यान रखें, और जो उससे रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन है वो एक बार आप कोशिश करें देख के उनको सॉल्व करने की, ठीक है। तो आज बेटा अपन अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे अपना स्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम क्या होता है, अस्वतः प्रक्रम क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। स्वतः प्रक्रम को बेटा अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हिंदी में बोले तो स्वतः प्रक्रम। बात बेटा अपन उन प्रक्रम की कर रहे हैं जो अपने आप होते चले जाते हैं। सर अपने आप कौन से होते चले जाते हैं? बेटा स्वतः प्रक्रम को अपन दो तरीके से परिभाषित करते हैं, या इसके अंदर अपन दो प्रकार की क्रियाओं को शामिल करते हैं। जैसे एक तो वो प्रक्रम जिन्हें एक बार स्टार्ट करने की जरूरत होती है और फिर वो स्वयं होता चला जाता है। जैसे बेटा मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को एक बार आपने जला दिया तो बेटा वो जलना स्टार्ट हो गई, फिर वो खुद जलती चली जाएगी। तो बेटा वे प्रक्रम जिन्हें एक बार स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है और फिर वो स्वयं होते चले जाते हैं, इन्हें स्वतः प्रक्रम बोलते हैं। और एक बेटा ऐसे प्रक्रम जिन्हें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ऑटोमेटिक होते जाते हैं। जैसे जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम है, प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे जल का ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना। जैसे बेटा कहीं सागर वगैरह में पानी नीचे गिर रहा है, झरना वगैरह है, तो पानी हम थोड़ी नीचे गिरा के आते हैं, ऑटोमेटिक गिरता रहता है। तो बेटा जैसे अपन जो बोल रहे हैं कि जो अपना पानी है ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना, इस तरीके की जो क्रियाएं हैं, जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जो अनुत्क्रमणीय क्रियाएं हैं, ये भी स्वतः प्रक्रम के अंदर आती है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वतः प्रक्रम अर्थात जो स्वयं होते चले जाएं, जैसे पानी का ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना। और भी बहुत एग्जाम्पल है जो अभी मैं आपको लिखवा दूंगा। दूसरा, ऐसे प्रक्रम जिन्हें एक बार प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है, फिर वे पुनः अपने आप चलते चले जाते हैं। इन दोनों टाइप के प्रक्रमों को अपन स्वतः प्रक्रम बोलते हैं। जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वो सामान्यतः स्वतः प्रक्रम होते हैं, और जो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। बेटा अनुत्क्रमणीय क्या होता है, पहले भी आया था ये वर्ड। दो होते हैं हमारे पास वर्ड, एक तो अनुत्क्रमणीय और एक उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब बेटा जो एक ही दिशा में चलता है, जो दोबारा वापस नहीं आ सकता। जैसे पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, तो पानी जब ऊपर से नीचे गिर गया तो अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है, एक ही दिशा में चलेगा। जो एक दिशा में चले, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जैसे दूध से दही बनना। समझ में आ गई बात बेटा? अपने थर्मोडायनेमिक्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा रासायनिक साम्य। एक्चुअली उधर अपन डिटेल में उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय पूरा वहां पे पढ़ते हैं, वहां पे डिटेल में यही चीजें आएंगी। लेकिन अभी अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है तो ध्यान रखें, अनुत्क्रमणीय का मतलब जो एक ही दिशा में चलता है, दोबारा वापस नहीं आ सकता है। और उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में चल सकता है, जैसे बर्फ का पानी में बदलना या पानी का बर्फ में जमना, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। समझ में आ गया डिफरेंस? तो अब अपन अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। स्वतः प्रक्रम जो अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, सामान्यतः प्राकृतिक प्रक्रम जो होते हैं वो स्वतः प्रक्रम होते हैं। स्वतः प्रक्रम में हम दो कैटेगरी रख रहे हैं, एक तो जो अपने आप होते रहते हैं, एक जिन्हें एक बार स्टार्ट करने की जरूरत रहती है, बाद में वे खुद होते चले जाते हैं। तो बेटा अपन इसकी एक बार डेफिनेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं स्वतः प्रक्रम की। स्वतः प्रक्रम को अपन इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा देखिएगा, बेटा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन चीजें जो दी हुई हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसलिए अपन को ये थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं
तो जो एक दो पैराग्राफ चीजें हैं वो थ्योरेटिकल है, वो जैसी एज इट इज है वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्वतः प्रक्रम को इंग्लिश में बोले तो अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अपन बात करें तो देखिएगा बेटा, वे प्रक्रम जो दी गई स्थितियों में अपने आप होते चले जाते हैं या बिना किसी बाह्य बल के होते चले जाते हैं। तो अपन ने बोला वे प्रक्रम जो दी गई परिस्थितियों में बिना किसी बाह्य बल की सहायता से स्वयं होते चले जाते हैं, स्वयं होते रहते हैं, या जिन्हें एक बार प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। दो कैटेगरी क्या, एक तो जिन्हें बिना किसी बाह्य बल की सहायता से दी गई परिस्थितियों में स्वयं होते रहते, पहला तो ये। दूसरा क्या है बेटा, जिन्हें एक बार प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या बोला जाता है बेटा, स्वतः प्रक्रम बोला जाता है। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो इसके एक बार बेटा अपन उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण है इनके लिए बात कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, जैसे अपन इसमें बोल रहे हैं उदाहरण में, उदाहरण जल का ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना, जल का ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना। बेटा दूसरा अपन बात कर रहे हैं सामान्य लवणों का जल में मिश्रण। जो बड़े बड़े जल के कुंड होते हैं उनमें सामान्य लवण ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं, उसमें अपनी कोई आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य लवणों का जल में घुलना, बेटा तीसरा अपन बोले जितने भी ऊर्जा के बड़े बड़े तंत्र होते हैं तो उनका उच्च ताप से नीचे की ताप की ओर प्रवाह, ऊर्जा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह, गैस का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह या विसरित होना। तो बेटा ये सारे प्रक्रम हमारे कैसे प्रक्रम होंगे, स्वतः प्रक्रम होंगे, जिनमें बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारे थे। तो बेटा इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं एक और, कमरे के ताप पर बर्फ का जल में परिवर्तन या जल में बदलना आदि एटसेट्रा। तो बेटा ये तो वो प्रक्रम थे जो स्वयं होते जा रहे हैं, जिन्हें किसी भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। अब बेटा मैं आपको कुछ ऐसे प्रक्रम बता रहा हूं जिन्हें एक बार स्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो देखिएगा, ये निम्न वे प्रक्रम है, या अपन डायरेक्ट बोल दें इसके लिए, वे प्रक्रम जिन्हें एक बार प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें एक बार प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है। जैसे बेटा इसके एग्जाम्पल देखिएगा,
इसके एग्जाम्पल में बेटा अपन बोल सकते हैं मोमबत्ती का जलना। तो आपको पता है मोमबत्ती खुद नहीं जलेगी, एक बार आपको जलाना पड़ेगा फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अब कौन से उदाहरण देख रहे हैं जिन्हें एक बार प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है। मोमबत्ती का जलना। सेकंड, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन आदि एटसेट्रा। तो बेटा ये हमने स्वतः प्रक्रम की बात की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किस किस प्रकार के एग्जाम्पल बेटा मैं लेना चाह रहा हूं। ठीक है बेटा, तो अपन ने क्या बोला, स्वतः प्रक्रम जिन्हें बिना किसी बाह्य बल की सहायता से स्वयं होते रहते हैं, जिनके ये उदाहरण बात किया, जैसे जल का ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना, सामान्य लवणों का जल में घुलना, ऊर्जा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह, गैस का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विसरण, कमरे के ताप पर बर्फ का जल में बदलना। अब कुछ प्रक्रम ऐसी बात की है जिन्हें एक बार प्रारंभ करने की आवश्यकता है। उसमें बेटा मोमबत्ती का जलना, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। दहन का मतलब बेटा पूर्ण ऑक्सीकरण, इसकी अपन काफी बात कर चुके हैं। इसके लिए मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एथेनॉल, सुक्रोज, इनके दहन की स्टैंडर्ड क्रिया जो होती है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको बेटा लिखवा के आ चुका हूं। समझ में आ गई है क्या बात बेटा? तो ये स्वतः प्रक्रम की अपन ने बात की। अब स्वतः प्रक्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, ऊष्माशोषी होते हैं या ऊष्माक्षेपी होते हैं, तो इनसे रिलेटेड बात कर रहा हूं। तो देखिएगा बेटा मैंने क्या बोला, सामान्यतः जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वो सारे बेटा क्या होते हैं, अपने स्वतः प्रक्रम होते हैं। तो मैंने क्या बोला, सभी प्राकृतिक प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रम कैसे होंगे आपके, स्वतः प्रक्रम होंगे। दूसरी कंडीशन बेटा अपन बात करें इनकी, तो स्वतः प्रक्रम बेटा सामान्यतः अनुत्क्रमणीय प्रकृति के तथा ऊष्माक्षेपी होते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रकृति कैसी होती है बेटा, अनुत्क्रमणीय प्रकृति। तीसरा बेटा क्या बोला, सामान्यतः ऊष्माक्षेपी। कैसे होते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी होते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी क्या होते हैं इनकी बात करेंगे अपन बेटा, बाकी सारा कुछ मैं आपको इसमें समझा चुका हूं। अनुत्क्रमणीय मतलब जो एक दिशा में चलता है, प्राकृतिक प्रक्रम आपको पता है। ऊष्माक्षेपी क्या है बेटा, बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा रासायनिक साम्य, वहां पे अपन ये डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड काम में आ रहा है इसलिए समझा देता हूं बेटा। दो प्रकार के प्रक्रम होते हैं, एक तो ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। बेटा ऊष्माक्षेपी वो होते हैं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ये ऊर्जा को निकालते हैं, ये ऊर्जा को वातावरण को देते हैं, तो ये क्या होते हैं, ऊष्माक्षेपी। दूसरा प्रकार का क्या होता है, ऊष्माशोषी, मतलब जो ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। फर्क समझ में आ गया? ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा को निकालते हैं, ऊर्जा को वातावरण को देते हैं। ऊष्माशोषी, शोषी नाम से समझ में आ रहा है, जो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। तो ये बेटा अपने पास पूरा स्वतः प्रक्रम के बारे में अपन ने बात की कि स्वतः प्रक्रम होता क्या है, क्या क्या चीजें स्वतः प्रक्रम के बारे में हमको पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। अब बेटा अपन स्वतः प्रक्रम की बात करें कि ये किस प्रकृति पर निर्भर करता है, किस आधार पर अपन बोल सकते हैं बेटा कि स्वतः प्रक्रम हो रहा है, या क्या क्या चीजें होंगी। तो बेटा देखिएगा, इसको रफ कर रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत बेटा? डन। थियोरिटिकल पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको डेफिनेशन में या क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाएगी। बेटा एक बार समझाना जरूरी है, क्योंकि जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसका बेसिक ही है, इसलिए बता रहा हूं। ऐसा नहीं है एग्जाम में आपको इतनी बड़ी थ्योरी लिखने के लिए पूछेगा, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वतः प्रक्रम का उदाहरण है, तो इनमें से कोई भी उदाहरण आपको मिल सकता है। स्वतः प्रक्रम कैसी प्रकृति का होता है, ऊष्माक्षेपी, अनुत्क्रमणीय, प्राकृतिक प्रक्रम। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये नोट आपका इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करेंगे कि स्वतः प्रक्रम की कंडीशंस क्या है, किस आधार पे अपन बोल सकते हैं कि स्वतः प्रक्रम किन दो प्रकृति पे निर्भर करता है, किन प्रवृत्ति के कारण स्वतः प्रक्रम होते हैं, अपन बेटा अब उसकी बात करेंगे।
तो देखिएगा बेटा, स्वतः प्रक्रम निम्न दो प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कौन कौन सी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है? फर्स्ट बेटा, वे प्रक्रम जिनको न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो कोशिश करते हैं कि न्यूनतम ऊर्जा मिल जाए, वे स्वतः प्रक्रम होंगे। समझ में आ गई बात बेटा? तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा? न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। दूसरा पॉइंट बेटा अपन बात करें, अधिकतम अव्यवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। बेटा स्वतः प्रक्रम जब होते हैं तो अव्यवस्था ज्यादा होगी। जैसे देखो कैसे, पानी ऊंचाई से नीचे गिरेगा। बेटा ऊंचाई से तो मान लो किसी बॉटल में है और नीचे गिर रहा है तो फैल गया है, तो बेटा अव्यवस्था हो रही है। समझ में आ गई बात? तो अपन ने क्या बोला? अधिकतम अव्यवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति। तो ये बेटा आपका स्वतः प्रक्रम का टॉपिक था। स्वतः प्रक्रम बोले तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो स्वयं होते चले जाते हैं या जिन्हें एक बार स्टार्ट करने की आवश्यकता होती है। अनुत्क्रमणीय प्रकृति होती है, ऊष्माक्षेपी होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रम है। क्यों होते हैं? या तो न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करने की आवश्यकता हो रही होती है, न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, या अधिकतम अव्यवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इन सब के बारे में अपन क्या बोलते हैं बेटा कि ये कैसा प्रक्रम है हमारे पास बेटा? ये स्वतः प्रक्रम है। अब बेटा अपन इसी में आगे स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इसके बाद अब अपन अस्वतः प्रक्रम की भी बात करेंगे। अस्वतः प्रक्रम क्या होता है? तो देखिएगा बेटा, सेकंड अपन बात कर रहे हैं अस्वतः प्रक्रम। पहला स्वतः प्रक्रम था, दूसरा अस्वतः प्रक्रम। बेटा इसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, पहले वाले का जो पढ़ा है उसका उल्टा कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बेटा आपने एक चीज नोट की होगी, मैं कुछ कुछ शब्दों की हेडिंग की इंग्लिश टर्म भी लिखता हूं, वो बेटा आप भी याद करने की कोशिश करें, ध्यान रखने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी हो चुका है कि आपको हिंदी मीडियम का तो पेपर है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टर्म आपको हिंदी में नहीं देखे, इंग्लिश में भी दी भी हो सकती है। तो कुछ बेसिक टर्म्स होती है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो बेटा अब अपन बात कर रहे हैं अस्वतः प्रक्रम। अस्वतः प्रक्रम क्या होंगे? जो स्वयं नहीं होते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो बेटा अपन ने क्या बोला है? वे प्रक्रम जो स्वयं नहीं होते हैं, जो स्वयं नहीं होते हैं अर्थात स्वतः प्रक्रम नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? अपन अस्वतः प्रक्रम बोलते हैं। समझ में आ गई बात? वे प्रक्रम जो स्वयं नहीं होते हैं अस्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। अस्वतः प्रक्रम बोले या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोले, एक ही बात। समझ में आ गई है क्या बात बेटा? डन। तो दो प्रकार के प्रक्रम हमने पढ़ लिए, एक तो स्वतः प्रक्रम पढ़ लिया है, एक अस्वतः प्रक्रम पढ़ लिया है। डन। ये अपना बेसिक था। एक्चुअली में जो मेन टॉपिक स्टार्ट होना है, जो हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चंस बहुत सारे जिसके दे रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है एंट्रोपी। जो अपन ने याद हो तो मात्रात्मक गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण, जब चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वहां पे भी आ रहे थे, उससे रिलेटेड बात करनी है। तो उसके लिए हमारे को ये सारा बेसिक पता होना चाहिए। तो बेटा ये इजी सा टॉपिक था, थ्योरी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब इससे रिलेटेड जो हमारे काम का है एंट्रोपी, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें ये सारी चीजें काम आएगी। सर ये एंट्रोपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में एंट्रोपी ही बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। होता क्या है एंट्रोपी, इससे रिलेटेड अभी अपन बेटा बात करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? एंट्रोपी। डन बेटा? एंट्रोपी हिंदी में बोले या इंग्लिश में, एंट्रोपी ही बोलते हैं। होता क्या है, डेफिनेशन वगैरह जो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग है, वो सब मैं अभी लिखवा दूंगा। चीज क्या है, किस चीज को बताता है, इसकी बात करते हैं। बेटा एक्चुअली में हमने अभी तक ऊष्मागतिकी के दो नियम पढ़ लिए,
एक तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और एक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आपको याद हो तो मैंने बोला था ऊष्मागतिकी वाला पूरा चैप्टर नियमों पे आधारित है, जिसमें हम टोटल 4 नियम पढ़ेंगे, जिसमें ऊष्मागतिकी का 0 नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, 2 तो ये है जो हम पढ़ चुके हैं। अब 2 नियम और आएंगे, एक तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और एक ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो बेटा जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो एक विशेष मापक से हमें परिचित करवाता है। मापक मतलब जो किसी चीज को मेजर करे, समझ में आ रही है बात? तो ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम हमें विशेष मापक से परिचित करवाता है, जिसे अपन बेटा एंट्रोपी बोलते हैं। एक्चुअली में एंट्रोपी होता क्या है बेटा? जो वातावरण में, जो ब्रह्मांड में अव्यवस्था हो रही है, उस अव्यवस्था को हम कैसे नाप सकते हैं? तो उसके लिए एक पैरामीटर बनाया गया जिसे एंट्रोपी बोला गया है। समझ में आ गई है बात? तो ब्रह्मांड की, जो पूरे यूनिवर्स की अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था को नापने के लिए एक हमें पैरामीटर की आवश्यकता पड़ती है, एक टर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अपन बेटा क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। यह हमको किसने दिया था? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम ने दिया था। तो इसी आधार पे बेटा अपन बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है वो हमें एक प्रमुख मापक से परिचित करवाता है, जो बेटा हमारे को प्रक्रम के स्वतः होने की उपयुक्त परिस्थिति के बारे में जानकारी देता है। इसके लिए बेटा अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा वो कौन कौन से मापक हैं, क्या क्या बताते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा क्या बोला है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमें एक प्रमुख मापक से परिचित करवाता है, जो हमें प्रक्रम के स्वतः होने की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देता है। अब बेटा स्वतः प्रक्रम क्या होता है इसकी अपन बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको वहां पे बताया था। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एक प्रमुख मापक से परिचित करवाता है, जो हमें क्या बताता है? प्रक्रम के स्वतः होने की परिस्थिति के बारे में बताता है कि प्रक्रम के स्वतः होने की परिस्थिति कौन सी उपयुक्त है या कौन सी उपयुक्त नहीं है। तो बेटा इसके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा अपन ने क्या बोला है, देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन ने बोला है कि जो एंट्रोपी है उसका मापन किस तरीके से किया गया है। तो अपन ने बोला एंट्रोपी का मापन या एंट्रोपी में परिवर्तन का मान, एंट्रोपी में परिवर्तन का मान हम कार्नोट चक्र, बेटा एक वैज्ञानिक का नाम था, उसने खुद का एक नियम दिया था जिसे कार्नोट चक्र बोलते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन का मान हम कार्नोट चक्र द्वारा ज्ञात करते हैं। पहला तो ये पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट एंट्रोपी होता क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं। एंट्रोपी के लिए देखिएगा सेकंड पॉइंट, अब जो मेन चीज आ रही है इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी एक ऊष्मागतिक राशि है एंट्रोपी एक ऊष्मागतिक राशि है जो हमारे को अव्यवस्था या यादृच्छिकता का मापन करती है, जो निकाय की अव्यवस्था, अव्यवस्थता अव्यवस्था या यादृच्छिकता, बेटा यादृच्छिकता को बोलते हैं रैंडमनेस।
अव्यवस्था या यादृच्छिकता के बारे में बताती है। बेटा एंट्रोपी को एस से बताया जाता है। किससे बताया जाता है बेटा? एस से बताया जाता है। तो एक बार दोबारा सुन ले, एंट्रोपी है होती क्या है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम ने हमें एक मापक से मिलाया जिसे एंट्रोपी कहते हैं। ये क्या बताता है? ये प्रक्रम के स्वतः होने की परिस्थिति के बारे में जानकारी देता है। बेटा एंट्रोपी में परिवर्तन का मान किससे निकाला जाता है? कार्नोट चक्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। एंट्रोपी है क्या बेटा? एंट्रोपी एक ऊष्मागतिक राशि है जो निकाय की अव्यवस्था या यादृच्छिकता के बारे में बताती है। मतलब निकाय में कितनी अव्यवस्था है, कितनी यादृच्छिकता है। तो बेटा इसलिए अपन बोल सकते हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं बेटा क्या एस जो है एंट्रोपी अव्यवस्था के समानुपाती है। अव्यवस्था के समानुपाती बोलो या यादृच्छिकता के समानुपाती बोलो। यादृच्छिकता बोले तो अपन बेटा बोल सकते हैं इसे रैंडमनेस। समझ में आ गई बात? तो एंट्रोपी का मेन मतलब क्या है? ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम ने दिया था, क्या बताता है? अव्यवस्था या यादृच्छिकता को बताता है। डन बेटा। तो यादृच्छिकता और अव्यवस्था में सर क्या अंतर है? अव्यवस्था तो हमें पता है बेटा, यादृच्छिकता तो होती है एक ही प्रकार के कणों की गति, जबकि अव्यवस्था होती है एक से अधिक प्रकार के कणों की गति। तो देखिएगा बेटा मैंने क्या बोला, यादृच्छिकता एक ही प्रकार के कणों की गति, और जबकि अव्यवस्था की बात करूं बेटा मैं, एक से अधिक प्रकार के कणों की गति। फर्क समझ में आ गया क्या? दोनों चीजें एक ही है। अव्यवस्था का मतलब तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन में लिखा, एक मैं उबड़ खाबड़ तरीके से लिखता, वो अव्यवस्था हो गई। वैसे ही होती है यादृच्छिकता। यादृच्छिकता को बेटा ऐसे तो वर्ड आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, इसका इंग्लिश वर्ड याद रखो रैंडमनेस। रैंडम मोशन हो, जो अपन ने गैस के लिए बात की थी, रैंडम गति करते, कहीं भी भिड़ जाते हैं कहीं भी चले जाते हैं, वो एक से अधिक प्रकार के कणों द्वारा होती है। गैस में अधिक कण होते हैं, एक से अधिक प्रकार के, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, तो ये यादृच्छिक गति है। अव्यवस्था एक ही कण है जो एक लाइन में नहीं जाके अव्यवस्था बेटा एक ही कण है जो एक लाइन में नहीं जाके इधर उधर जा रहा है। इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन बेटा, इसके लिए बात कर रहे हैं कि यादृच्छिकता और अव्यवस्था क्या होती है, दोनों लगभग समान सी चीज होती है। एक फिक्स मैनर नहीं हो, अलग अलग व्यवस्था हो, तो उसे बेटा अपन ने क्या बोला है? एंट्रोपी। जिस चीज में अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी का मान उतना ज्यादा होगा। एंट्रोपी को किससे बताते हैं? एस से बताते हैं। तो किसी चीज में अव्यवस्था जितनी ज्यादा होगी उसके लिए एंट्रोपी का मान अर्थात एस का मान उतना ज्यादा होगा। ये किसने दिया था? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम ने दिया था। क्यों दिया था? कि स्वतः प्रक्रम होने की परिस्थिति के बारे में पता करना है, क्योंकि स्वतः प्रक्रम मतलब अधिकतम अव्यवस्था मिलती है, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? एंट्रोपी की बात की जा रही है। समझ में आ गई बात? अब बेटा अपन अलग अलग केसेस में एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे कि एंट्रोपी का अलग अलग केसेस में क्या क्या मान होता है, क्या चीज है, अवस्था फलन है या पथ फलन है, मात्रात्मक गुणधर्म है, इन सब के लिए बेटा अपन बात करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा इसको एक बार रफ कर रहा हूं। तो देखिएगा अपन ने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंट्रोपी के बारे में बात करें, एक अवस्था फलन है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा के आया हूं स्टार्टिंग में, तथा
मात्रात्मक गुणधर्म है, अवस्था फलन है तथा मात्रात्मक गुणधर्म है। इसका एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन का मान ज्ञात किया जाता है। तो अपन बेटा क्या बोलते हैं, एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, परंतु परिवर्तन का मान ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आ गई बात बेटा। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल के अलग अलग केसेस है, H2O की अलग अलग अवस्थाएं, उसमें एंट्रोपी का क्या क्रम होता है। H2O की विभिन्न अवस्थाओं में एंट्रोपी का क्रम। तो देखिएगा बेटा, विभिन्न अवस्थाओं में बात करें तो बेटा H2O की सॉलिड अवस्था हो सकती है, H2O की लिक्विड अवस्था हो सकती है और H2O की गैस अवस्था हो सकती है। तीन अवस्था हो सकती है। ठोस अवस्था मतलब बर्फ, लिक्विड अवस्था मतलब जल और गैस अवस्था मतलब वाष्प। तो इसमें एंट्रोपी के क्रम की बात करें तो बेटा आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा अव्यवस्था किसमें होती है। गैस में। सबसे ज्यादा अव्यवस्था किसमें होती है बेटा। गैस में, क्योंकि गैस में कण दूर दूर होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। लिक्विड में बेटा कण गति करते हैं लेकिन गैस के जितनी नहीं होती है। ठोस में तो बहुत सही व्यवस्था होती है, बहुत टाइट बंधे रहते हैं। तो बहुत टाइट बंधे हुए हैं, फिक्स हैं जैसे मार्कर, तो उसमें अव्यवस्था बहुत कम है। जल है उसमें थोड़े से ज्यादा फैले हुए हैं तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई। गैस में तो बहुत दूर दूर है तो अव्यवस्था सबसे ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी एंट्रोपी का मान उतना ज्यादा होगा। तो जल के लिए ठोस अवस्था में एंट्रोपी का मान सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड अवस्था में और उससे ज्यादा गैस अवस्था में। तो ये बेटा आपका किसका क्रम हो गया, ये आपका बेटा एंट्रोपी का क्रम हो गया। और बेटा ये क्रम इंपॉर्टेंट भी और इजी भी है, समझ में भी आ गया होगा। गैस अवस्था में एंट्रोपी सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड अवस्था में होती है और उससे कम आपकी सॉलिड अवस्था में होती है। अब बेटा अपन एंट्रोपी के अलग अलग केसेस की बात करेंगे और अलग अलग केसेस में एंट्रोपी के क्या क्या मान होते हैं, हम किस आधार पे एंट्रोपी के मान की बात करते जाते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। तो देखिएगा बेटा, देखिए विभिन्न अलग अलग अवस्थाओं में एंट्रोपी या एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इनका थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिएगा, देखिए तो अपन ने बोला नेक्स्ट, एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो देखिएगा, फर्स्ट कारक की बात कर रहे हैं बेटा अपन डेल्टा एनजी के आधार पे। डेल्टा एनजी ये हमने बेटा एंथैल्पी या ऊष्मांश में भी देखा था। उत्पाद में गैस के कुल मोल माइनस अभिकारक के गैस के कुल मोल, ये हमारा डेल्टा एनजी होता है। ये आपको बेटा याद आ गया होगा। तो बेटा अपन ने क्या बोला, फर्स्ट डेल्टा एनजी के आधार पर। और आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं तो ध्यान रखें आप, डेल्टा एनजी हमने पढ़ा था क्या, उत्पाद के गैस के कुल मोल, उत्पाद के गैस के कुल मोल माइनस अभिकारक के गैस के कुल मोल, अभिकारक के गैस के कुल मोल, यही तो होता है बेटा। डन। तो डेल्टा एनजी आपको मैंने बताया था, ये चीज याद रखें। लेने केवल गैस के हैं इसलिए जी लिखा है। तो अपन ने फर्स्ट देखा डेल्टा एनजी के आधार पे एंट्रोपी की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा एनजी 0 से बड़ा है तो एंट्रोपी में परिवर्तन भी 0 से बड़ा होगा। मैंने पहले ही बोला है एंट्रोपी का निश्चित मान ज्ञात नहीं कर सकते, परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। परिवर्तन का मतलब डेल्टा। डन। डेल्टा एनजी आप किसी भी अभिक्रिया के आधार पे बता सकते हो।
तो आप डेल्टा एस भी बता सकते हैं। डेल्टा एनजी कैसे? कोई अभिक्रिया दे रखी है, उसमें डेल्टा एनजी का मान उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल, तो उस आधार पे आप डेल्टा एनजी देख लोगे। डेल्टा एनजी बड़ा है तो डेल्टा एस बड़ा होगा, डेल्टा एनजी छोटा है तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा आपका बेटा? छोटा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास क्या है? डेल्टा एनजी के आधार पे आप एंट्रोपी में परिवर्तन की बात कर सकते हो। दूसरा बेटा अपन बात करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। तो देखिएगा, भौतिक अवस्था के आधार पर तो बेटा अभी मैंने आपको बताया सबसे कम होगी एंट्रोपी में परिवर्तन सॉलिड में, क्योंकि वहां पे एक फिक्स निश्चित व्यवस्था होती है, वहां पे कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, इसलिए फिक्स व्यवस्था होती है। सॉलिड से ज्यादा होगा बेटा आपका लिक्विड का, क्योंकि थोड़े कण दूर दूर हो जाएंगे, और उससे ज्यादा एंट्रोपी होगी गैस की। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये किसका क्रम है? एंट्रोपी का क्रम है, एस का क्रम है। एंट्रोपी में परिवर्तन बोलो या एंट्रोपी बोलो, एक ही बात बोलेंगे, एस क्रम। समझ में आ गई होगी बात बेटा। इसी आधार पे बेटा अपन आगे चलें तो अपन बेटा वियोजन अभिक्रिया इन सब केसेस में भी बात कर सकते हैं। तो बेटा तीसरा अपन ने बोला वियोजन अभिक्रिया में, तो हमने क्या बोला देखिएगा बेटा, वियोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? बेटा वियोजन का मतलब होता है बेटा टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। कोई चीज टूटती है, अभिकारक में एक अणु है, उत्पाद में एक से ज्यादा अणु है, तो वो वियोजन है। वियोजन का मतलब टूटना। तो बेटा वियोजन अभिक्रिया में अपन बात करें तो क्या बोलेंगे? एंट्रोपी का मान, वियोजन अभिक्रिया में एंट्रोपी का मान सदैव बढ़ता है, सदैव बढ़ता है, क्योंकि डेल्टा एनजी का मान बढ़ता है, क्योंकि डेल्टा एनजी का मान बढ़ता है। वियोजन अभिक्रिया जो होगी टूटेगा, जिसमें एक अणु से ज्यादा अणु बनेंगे, तो बेटा पक्की बात है उत्पाद के अणु ज्यादा हो गए, और डेल्टा एनजी क्या होता है? उत्पाद के अणु माइनस अभिकारक के अणु। वियोजन में उत्पाद के अणु ज्यादा होंगे तो ज्यादा में से कम घटेगा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया, बड़ा आया, तो डेल्टा एस भी बड़ा होगा। इसलिए वियोजन अभिक्रिया में एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ता है, क्योंकि वहां पे डेल्टा एनजी का मान हमेशा बढ़ेगा। और दूसरी बात ऐसे भी समझ लो बेटा, देसी में बात करें तो बेटा जैसे जैसे वियोजन होता है तो अव्यवस्था ज्यादा होती है। जैसे बर्फ है बेटा, डन, बर्फ है बेटा, वो सॉलिड है, ठोस है, आप उसके टुकड़े कर दो तो टूट गया, वियोजन हो गया, तो अव्यवस्था ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात बेटा? तो इसका एक एग्जांपल भी अपन देख सकते हैं बेटा, क्या? जैसे देखो NH4Cl है, ये टूट के बेटा आपको दे रहा है NH3 प्लस HCl। बेटा NH4Cl सॉलिड है, NH3 गैस है, ये गैस है, तो यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना आएगा बेटा? उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल। उत्पाद में गैस मोल कितने हैं? एक और एक, दो। अभिकारक ठोस से काउंट नहीं होगा, जीरो, तो 2 माइनस 0 कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। तो डेल्टा एनजी का मान 0 से बड़ा है, तो डेल्टा एस का मान भी 0 से बड़ा आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? क्या बोला मैंने? तो वियोजन अभिक्रिया में डेल्टा एनजी का मान हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे डेल्टा एनजी का मान हमेशा बढ़ेगा। डन। तो हमने बेटा 3 प्रकार से बात कर ली है कि एंट्रोपी में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है, या एंट्रोपी प्रभावित किन किन चीजों से हो सकती है, जिसमें अपन ने बेटा फर्स्ट बात की है डेल्टा एनजी के आधार पे, दूसरी भौतिक अवस्था जिसमें बेटा सॉलिड लिक्विड गैस की बात की है, तीसरी अपन ने बेटा बात की है वियोजन अभिक्रिया। बेटा इसी हिसाब से अब अपन आगे बात करेंगे ताप बढ़ाने पे क्या हो रहा है, या इन सब चीजों से रिलेटेड बात करेंगे बेटा। डन। तो देखिएगा चौथा प्रभावित करने वाला ताप बढ़ाने पर, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ताप बढ़ाने पर भी अपन बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एंट्रोपी का मान बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। क्यों बढ़ता है बेटा एंट्रोपी का मान बढ़ता है? क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हो तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो यादृच्छिकता बढ़ जाएगी, क्योंकि गैस के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ाने से ही तो यादृच्छिकता बढ़ी थी, और यादृच्छिकता हमें पता है एंट्रोपी के मान के क्या हो जाती है बेटा? समानुपाती हो जाती है। तो हमने क्या बोला? ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से अव्यवस्था बढ़ती है। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात? इसका एग्जाम्पल देख लो।
तो बेटा इसका एग्जाम्पल की बात करें, Fe 300 केल्विन था, इससे Fe 500 केल्विन। तो बेटा ताप बढ़ेगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो एंट्रोपी का मान भी बेटा क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर की साइड का एरो का मतलब क्या है बेटा, बढ़ना। तो इसलिए ताप बढ़ाने से एंट्रोपी का मान बेटा क्या होता है, बढ़ता है। डन बेटा। तो आगे देख लीजिए बेटा, ये चीज एक आपको याद रखनी है, दाब बढ़ाने से क्या होता है या घटाने से क्या होता है। तो बेटा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ताप के समानुपाती होती है एंट्रोपी, डेल्टा एनजी के समानुपाती होती है, लेकिन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमने क्या बोला, दाब बढ़ाने से एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, या दाब कम करने से एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। तो बेटा इसको देख लो, आपका N2 है, ये N2 है, यहाँ पे 5 ATM दाब है, यहाँ पे 2 ATM दाब है। तो बेटा दाब कम हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, दाब कम हो रहा है तो एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। उल्टा चलता है, बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा। ये चीज आपको बेटा ध्यान होनी चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा। चलें आगे। ऐसे ही बेटा अपन मिश्रण की बात करें, दो अलग अलग चीजों को अपन मिक्स कर दें, जैसे सॉलिड में सॉलिड मिला दिया, लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, गैस में गैस मिला दिया, तब भी बेटा एंट्रोपी का मान बढ़ता है। तो देखिएगा अपन ने क्या बोला है, जब दो अक्रिय, अक्रिय मतलब जिनकी क्रिया नहीं होती है, जब दो अक्रिय पदार्थों को मिला दिया जाता है तब भी मिश्रण की एंट्रोपी का मान बढ़ता है। जैसे आपने बेटा सॉलिड में सॉलिड मिलवा दिया, एसएस का मतलब सॉलिड, ठोस में ठोस, या लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, या गैस में गैस मिला दिया, तो बेटा एंट्रोपी का मान क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप अलग अलग पदार्थों को मिलाते हो तो अव्यवस्था बेटा क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। समझ में आ गई क्या बात बेटा। चलूं आगे, इसमें कुछ और पॉइंट अपन देखते हैं। अब बेटा अपन एंट्रोपी के कुछ उदाहरणों की बात कर रहे हैं जिनको बेटा आपको ध्यान रखना है, जो फिक्स एग्जाम्पल है, मैक्सिमम उन्हीं एग्जाम्पल में से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। वो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा एंट्रोपी का मान इसके लिए क्या होगा। जैसे लोहे पे जंग लगना, तो एंट्रोपी का मान बढ़ता है। कार्बन के आपको अपर रूप पता है, हीरा और ग्रेफाइट, इसमें एंट्रोपी का मान किस में ज्यादा है, ग्रेफाइट में ज्यादा है। ये बेटा आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ये कैसे आए हैं, ये फिक्स होते हैं, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ गई बात बेटा। तो देखते हैं, देखें, तो ये अपन ने एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर ली। अब अपन बेटा एंट्रोपी के कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। बेटा एंट्रोपी के उदाहरण में देखना, पहला कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, उसमें एंट्रोपी का मान कार्बन के अपर रूप हीरे से ज्यादा होगा। और ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंट्रोपी के उदाहरण। किसका क्रम है, एंट्रोपी की बात करेंगे। आप बोलोगे सर ग्रेफाइट में ज्यादा है एंट्रोपी, हीरे में कम, क्यों? बेटा अपन ने 9th 10th में पढ़ा है, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। और कठोर का मतलब ठोस, और ठोस में बेटा भौतिक अवस्था में हमने देखा है एंट्रोपी सबसे कम होती है। ठोस में सबसे कम, द्रव में ज्यादा, और गैस में और भी ज्यादा। तो हमने क्या बोला, चूंकि हीरा कठोर व ग्रेफाइट मुलायम होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आती है क्या? तो ये बेटा अपन ने बात की पहला। दूसरा एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। बेटा इसमें भी आपको पता है जैसे जैसे लोहे पे जंग लगेगी बेटा वो क्या होगा, एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। लोहे पर जंग लगना, बेटा इसका उदाहरण आपका लोहे पर जंग लगने का उदाहरण होता है बेटा Fe2O3.XH2।
ये आपसे कोई पूछे किसका सूत्र है, जंग का सूत्र है, इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है 12th एग्जाम में बोर्ड में कि जंग का सूत्र बताओ, तो Fe2O3.xH2 है, जंग का सूत्र होता है। तो लोहे पर जंग लगना, इसमें भी बेटा अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ये कुछ अलग अलग सामान्य उदाहरण बोल रहा हूं बेटा, ये डायरेक्ट हमसे जो पूछे जाते हैं जिसको हमारे को ध्यान रखना है। डन। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्रिस्टलीकरण या बाहुलीकरण। बाहुलीकरण पर एंट्रोपी का मान घटता है। क्रिस्टलीकरण करें या बाहुलीकरण करें तो बेटा एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। चौथा अपन बात करें बेटा, एंट्रोपी जो होती है आपके वो अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, अणु भार के। देखो अपन ने एक बीकर में लिया H2, एक बीकर में लिया N2, एक बीकर में लिया O2, इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया। इसका अणुभार बेटा अपन बात करें, इसका अणुभार होता है 2, आपको पता होना चाहिए, ये अपन बात कर चुके हैं। इसका अणुभार 2, इसका 28, इसका 32। तो एंट्रोपी के क्रम की बात करूं बेटा मैं, तो याद रखें अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसका अणुभार कम उसकी एंट्रोपी ज्यादा। तो बेटा ये आपका किसका क्रम आ जाएगा, अपन ने ये बोल दिया, ये आपका आ जाएगा बेटा एंट्रोपी का क्रम, एंट्रोपी का क्रम। तो एंट्रोपी के क्रम की बात की, H2 में सबसे ज्यादा एंट्रोपी, उससे कम N2 में, और उससे कम किस में होगी, O2 में बेटा। क्यों, क्योंकि अणुभार के एंट्रोपी क्या होती है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आ गई क्या बात बेटा। इसी प्रकार से बेटा 2-3 एग्जांपल और देख लो। रबड़ बैंड, रबड़ होता है ना, रबड़ बैंड को खींचने पर एंट्रोपी का मान घटता है। क्यों घटता है बेटा, रबड़ ऐसे है, ठीक है, रबड़ बैंड को खींचोगे तो बेटा उसके जितने भी अणु हैं वो सब एक रेखा में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, व्यवस्था में आ जाएंगे। तो पहले तो अव्यवस्था थी, इधर उधर थे, खींचने पर व्यवस्थित हो गए, व्यवस्थित हो गए मतलब एंट्रोपी घट गई, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था है। इसलिए बोला रबड़ बैंड को खींचने पर एंट्रोपी का मान घटता है। ये नीचे की साइड एरो घटना, ऊपर की साइड एरो बढ़ना, घटता है क्योंकि खींचने पर सभी अणु व्यवस्थित होकर एक रेखा में आ जाते हैं, एक रेखा में आ जाते हैं। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अंडे को गर्म करने पर एंट्रोपी क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो बेटा अंडे को गर्म करने पर एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे अपन गर्म करते हैं तो उसमें बेटा जो प्रोटीन होता है उसका विकृतीकरण हो जाता है और वो कुंडलीकृत संरचना में बदल जाती है। तो देखिए क्या बोला, अंडे को उबालने पर, उबालना बोलो या गर्म करना बोलो, उबालने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है क्योंकि गर्म करने से प्रोटीन का विकृतीकरण, ये बेटा आप बायो में पढ़ोगे, विकृतीकरण होता है जिससे इसकी संरचना कुंडलीकृत हो जाती है। कुंडलीकृत बोले तो बेटा घुमावदार, कुंडलीकृत हो जाती है, इसलिए बेटा आपके एंट्रोपी का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो मैंने आपको 2 चीजें लिखवाई, अंडे को उबालने पर एंट्रोपी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रोटीन का क्या हो जाता है, विकृतीकरण, जिससे क्या होता है, संरचना कुंडलीकृत। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रबड़ को खींचने पर क्या होता है, एंट्रोपी का मान घटता है। क्यों, क्योंकि अणु व्यवस्थित हो जाते हैं, कैसे, एक रेखा में आ जाते हैं, इसलिए बेटा अव्यवस्था खत्म हो जाती है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताए जो आपको याद रखना है एंट्रोपी के, कि किस आधार पे एंट्रोपी का मान बेटा बदलता है। समझ में आ गई क्या बात बेटा। डन।
ऐसे ही बेटा अपन ने कोई दो चीजों को मिलाया और मिलाने से अवक्षेप बन गया, ये भी देख लो एक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। एजी बेटा आपका गैस है मान लो, सीएल आपका गैस है मान लो, इसको मिलाया तो AgCl का बेटा अवक्षेप बन गया। अवक्षेप, अवक्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं पीपीटी। बेटा पीपीटी कैसी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। तो गैस से ठोस अवस्था में जा रहे हैं, तो गैस से ठोस अवस्था में जा रहे हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस अवस्था एक व्यवस्थित है, तो इसलिए एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। क्योंकि आपको लिखवा के आया हूं, ठोस अवस्था में एंट्रोपी का मान बेटा सबसे कम होता है, उससे ज्यादा द्रव अवस्था में और उससे ज्यादा गैस अवस्था में। इसलिए बेटा अपन ने ये सारी बात की है। तो बेटा अपन ने एंट्रोपी के उदाहरण तक बात कर ली कि उदाहरण किस तरीके से बदल रहे हैं, क्या क्या उदाहरण है। तो हमने आज एक तो प्रक्रम देखा, स्वतः प्रक्रम क्या होता है, अस्वतः क्या होता है। उसके बाद बेटा अपन ने इनकी बात की कि एंट्रोपी का मान कैसे बदल रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, इनके उदाहरण क्या है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। बाकी की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, अलग अलग अवस्था में एंट्रोपी का मान कैसे बदलता है, एंट्रोपी का गणितीय रूप क्या है, वो सब बात बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डन। तो घबराना नहीं है, इजी सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, लेकिन अब जो बातें हैं वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड करेंगे, इजी है, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।